इस्ट्राडायोल जो है ना, वो इस्ट्रोजन को इस्ट्राडायोल भी बोलते हैं, ठीक है। इस्ट्रोजन अगर इंक्रीज, कल्ला इस्ट्रोजन बढ़ता है बॉडी के अंदर तो वो GnRH की सिक्रीशन को बढ़ाएगा। अगर इस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों बढ़ते हैं बॉडी के अंदर, दोनों प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, तो वो GnRH को नेगेटिव फीडबैक देगा, उसकी सिक्रीशन को डिक्रीज करवाएगा, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं ये साइकिल। सबसे पहले है ना, वैसे तो जो डे 1 होता है ना, उस वो होता है मेंस्ट्रुअल, जिस दिन सबसे लेडी को मेंस्ट्रुएशन का फर्स्ट डे होता है ना, पीरियड्स का फर्स्ट डे होता है, उसको हम डे 1 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से मान लो पीरियड स्टार्ट होते हैं तो हम उसको डे 1 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं, ठीक है। और ऑन एन एवरेज है ना 5 डेज लगा लेते हैं हम कि ऑन एन एवरेज हर फीमेल को 5 डेज तक पीरियड्स होते हैं, ठीक है। हर फीमेल का पीरियड जो होता है वो वेरी करता है, किसी में 7 दिन भी होता है, किसी में 3 दिन भी होता है, किसी में 2 दिन होता है, तो ऐसे ये वेरी कर सकता है, पर हम ऑन एन एवरेज 5 डेज लगा लेते हैं, ठीक है। हम मेंस्ट्रुएशन, वैसे तो मेंस्ट्रुएशन फ्लो सबसे फर्स्ट पोर्शन है, क्योंकि एक फीमेल को तभी दिखेगा ना, पता चलेगा साइकिल का, बाकी सारी चेंजेस थोड़ी दिखते हैं उसे, जो चीज दिखती है वो है मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, क्योंकि वो एविडेंट है, वो दिखती है, वो प्रैक्टिकल है, इसलिए हमने इसको फर्स्ट इसमें ले लिया, पर जबकि ये लास्ट पोर्शन है, ठीक है। ये सब कुछ एंड में होता है, ठीक है। जो मेंस्ट्रुएशन होते हैं ये एंड में होते हैं, ये साइकिल के, ठीक है। ये अब हम साइकिल एक गोल चक्र है, ठीक है, वो कहाँ से भी शुरू करें, एंड तो उसका वही होएगा ना, तो इसलिए बस हमने इसको मेंस्ट्रुएशन फ्लो से स्टार्ट इसलिए करते हैं बनाना, क्योंकि है ना मेंस्ट्रुएशन फ्लो ही जो हमें दिखता है, बाकी साइक्लिक चेंजेस हमें कुछ भी नहीं दिखते हैं बॉडी के अंदर, ये मेंस्ट्रुएशन फ्लो हमें दिखता है, इसलिए हम डे 1 ऑफ मेंस्ट्रुएशन को डे 1 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल गिन लेते हैं, ठीक है। इस पर मैं पढ़ाने के लिए तो मैं स्टार्ट इसी से करवाऊंगी, फॉलिकुलर फेज से, फिर उसके बाद हम एंड में बिल्कुल पढ़ेंगे कि मेंस्ट्रुएशन फेज क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले आता है फॉलिकुलर फेज, जिसको हम प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोलिफरेशन होती है इसमें। फॉलिकुलर फेज में मैंने तुम्हें बताया था कि जब प्यूबर्टी आती है तो बॉडी के अंदर है ना, फीमेल बॉडी के अंदर GnRH की सिक्रीशन ऐसे ही बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे मेल्स में क्या होता है कि मेल्स में भी जब प्यूबर्टी आती है तो GnRH की सिक्रीशन बढ़ती है, इसलिए ही स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। ऐसे ही फीमेल में जब प्यूबर्टी आती है, जब वो टीनेज बन जाती है, मतलब मेच्योर हो जाते हैं उसके सारे है ना जो ऑर्गन्स हैं, तो उसके अंदर क्या होगा, GnRH का लेवल जो होगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जिसकी वजह से GnRH ने क्या करना है, इंटीरियर पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करना है, ठीक है। इंटीरियर पिट्यूटरी क्या सिक्रिएट करना शुरू कर देगा, FSH एंड LH। ये देखो, ये जो है, ये देखो स्टार्ट होना शुरू हो गया ना, FSH LH के लेवल स्टार्ट हो गए। और मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे ही FSH LH या फिर GnRH के लेवल्स जो बढ़ते हैं, तो उससे क्या होगा, जो हमारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स पड़े थे ना बॉडी ओवरी के अंदर, फीमेल ओवरी के अंदर बहुत सारे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स पड़े हुए हैं बचपन से, जब से वो बॉर्न हुई है, पर उनकी जो है ना ग्रोथ है वो कब होनी शुरू होती है, जब FSH और LH का लेवल जो होता है वो बढ़ना शुरू होता है, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम पे FSH LH लेवल बढ़ता है ना, तो उसकी वजह से इसकी ग्रोथ होनी शुरू होती है। ये दिख रहा है ना, तो मैं लिखा हुआ है कि FSH एंड LH स्टिमुलेट फॉलिकल्स टू ग्रो, ठीक है। ऐसे ये ग्रो होना शुरू होती है, प्राइमरी से सेकेंडरी बनती है, सेकेंडरी से टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी से मैच्योर फॉलिकल, ठीक है। अब तुम खुद देखो, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे है ना ये फॉलिकल्स बढ़ रहे हैं और साइज में इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसमें मैंने तुम्हें बताया था वैसे वैसे ग्रेनुलोसा लेयर्स भी इंक्रीज हो रही है ना, कितनी सारी ग्रेनुलोसा, पहले एक लेयर थी, फिर है ना धीरे धीरे वो ग्रेनुलोसा लेयर, कितना बड़ा हमने फॉलिकल बनाया था, उसमें कितनी सारी ग्रेनुलोसा लेयर हो गई थी, ठीक है। अब ग्रेनुलोसा सेल का काम क्या है, ईस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करना, ठीक है। अब ग्रेनुलोसा सेल क्या करेंगे, ईस्ट्रोजन को प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, और मैक्सिमम कौन सिक्रीट करेगा, ऑब्वियसली ग्राफियन फॉलिकल सिक्रीट करेगा ना। तो क्या होता है कि जैसे 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 फॉलिकल्स बढ़ने शुरू होते हैं, वैसे वैसे ये देखो ब्लू वाला ईस्ट्रोजन है ना, ईस्ट्रोजन के लेवल्स इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। ये देखो पहले बहुत लो लेवल्स थे, जैसे जैसे फॉलिकल्स का बढ़ना शुरू हुआ, फॉलिकल्स का साइज बढ़ना शुरू हुआ, ईस्ट्रोजन के लेवल्स और बढ़ने शुरू हो गए, ठीक है। और हमने एक बात पढ़ी कि अगर ईस्ट्रोजन कल्ला बढ़ेगा, फिर वो फिर से इसको GnRH को पॉजिटिव फीडबैक देगा, तो फिर से LH FSH बढ़ेगा, मतलब ऐसे सब कुछ। फिर LH FSH बढ़ा तो और मैच्योरिंग होएगी, और ज्यादा है ना फॉलिकल जो है वो जैसे प्राइमरी से सेकेंडरी बना, सेकेंडरी से टर्शरी बना, फिर जितने ज्यादा मैच्योर होएगा उतना ही और ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये ऐसे ही साइकिल चलता जा रहा है, ठीक है।
फिर क्या होता है जब ईस्ट्रोजन बहुत ज्यादा हो जाता है, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल में ईस्ट्रोजन बहुत ही ज्यादा हाई हो जाता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करने की वजह से क्या होता है कि पॉजिटिव फीडबैक भी बहुत ज्यादा जाएगा GnRH को, ठीक है। उससे क्या होगा, LH का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। ये देखो, ये बढ़ गया ना, यहाँ पे LH का लेवल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ईस्ट्रोजन के बढ़ने से। देखो ईस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज होने के बाद LH लेवल बढ़ा है, दिख रहा है ना तुम्हें, ये इसकी पीक यहाँ पे है और इसकी पीक यहाँ पे है, ये थोड़ा सा टाइम लैग है इसमें, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन सॉरी ईस्ट्रोजन लेवल्स के बढ़ने की वजह से LH का लेवल भी, FS है LH दोनों बढ़ते हैं, पर LH कुछ ज्यादा बढ़ता है, ठीक है। और LH जब एकदम से पूरा पीक कर जाएगा, बहुत ज्यादा LH बन गया, ठीक है, तो वो क्या कर देगा, ओवुलेशन कर देगा, ठीक है। ओवरी में क्या होगा, जब भी LH सर्ज आएगी, ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर हो जाएगा और क्या करेगा, ओवुलेशन हो जाएगी, जो एग है वो बाहर निकल जाएगा, सॉरी एग कह रही हूँ, सेकेंडरी oocyte जो है वो बाहर निकल जाएगा। ओके, समझ आ गया, LH सर्ज की वजह से जो oocyte है वो बाहर निकल जाएगा। और LH सर्ज किसकी वजह से आई है ना, ये जो अपना पीक आई थी इसकी वजह से, ठीक है। ये तीनों चीजें समझ आ रही है, ये तीनों चीजें कैसे चल रही हैं? यस मैम। ओके, ठीक है। अब देखो साथ साथ में यूट्रस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम कंसीडर करते हैं। ईस्ट्रोजन के लेवल यहाँ से बढ़ने शुरू हुए, ठीक है। हमने पढ़ा था कि अगर ईस्ट्रोजन बढ़ता है, ईस्ट्रोजन का काम क्या होता है, थिकनिंग कराना, तो यहाँ पे क्या होगी है, एंडोमेट्रियम की थिकनिंग, पहले इतनी सी थी, ठीक है, अब ऐसे थिकनिंग जो है वो बढ़नी शुरू हो गई, आर्टरीज बढ़नी शुरू हो गई, कनेक्टिव टिश्यू बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। ईस्ट्रोजन के लेवल जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं वैसे ही थिकनिंग क्या है, बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया, ओवुलेशन हुआ है ना, यहाँ तक पूरा तुम्हें क्लियर हो गया, ये वाला हाफ पोर्शन, ओवुलेशन के पहले पहले वाला पोर्शन। यस मैम। यस मैम। कोई डाउट है हरलीन, अंजलि, कोई डाउट हो इस पोर्शन में? नो मैम। ओके, ठीक है, ये पोर्शन हो गया। अब हम इसका थोड़ा सा जो डाटा है वो देख लेते हैं कि जो प्रोलिफरेटिव फेज होता है ना, वो हम काउंट 5 से लेके जब तक ओवुलेशन होती है, ठीक है। ओवुलेशन अगर तो 28 डेज का साइकिल है, तो ओवुलेशन 14th, चल हम नंबरिंग एंड में करते हैं कि कितना डेज का कौन सा साइकिल होगा, ठीक है, ये बाद में तुम्हें समझाते हैं, ये पहले सिंपली हम बस ये पढ़ लिया, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड, ये थर्ड फेज की तरफ पे, ठीक है, ऑल्दो ये फोर्थ है, ठीक है, सेक्रेटरी फेज, ठीक है। सेक्रेटरी फेज में क्या होता है कि अब इसने ओवुलेशन कर दी, ठीक है, अब ये जो सारा ग्राफियन फॉलिकल है ये कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है, और हमें पता है कि कॉर्पस ल्यूटियम का काम क्या होता है, प्रोजेस्ट्रॉन और ईस्ट्रोजन को सिक्रीट करना। ज्यादा तो वो प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रीट करता है, बट कुछ अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है, ठीक है। तो ये जो ईस्ट्रोजन के लेवल्स हैं वो किसकी वजह से हैं, कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से, और ये जो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल है जो इतना बढ़ गया, ठीक है, ये किसकी वजह से, ये भी कॉर्पस ल्यूटियम की वजह से, ठीक है। अब क्या होगा कि जब हमें पता है कि है ना, जैसे ही ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दोनों इकट्ठे बढ़ने शुरू होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देते हैं। ये देखो, जब ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन इकट्ठे है ना आ जाते हैं बॉडी में, तो वो क्या करेंगे, हाइपोथैलेमस को नेगेटिव फीडबैक देंगे, जिसकी वजह से FSH और LH के लेवल फॉल कर जाएंगे। ये देखो कितने ज्यादा थे ना लेवल्स, जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम बना, ये FSH और LH के लेवल क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, देखो कितने ज्यादा कम हो गए, ठीक है। तो क्या होगा कि FSH के LH के लेवल कम हो जाएंगे। और इधर यूट्रस में क्या चेंजेस होंगे कि हमें पता है ईस्ट्रोजन ने तो क्या करना, थिकनिंग, वो तो अपनी थिकनिंग करता जा रहा है, यहाँ भी करी उसने, ये देखो हाइट बढ़ रही है ना, तो ये थिकनिंग जो है वो बढ़ रही है। और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, इसको मेंटेन करके रखना, इनको वो रप्चर नहीं होने देता, ठीक है। जो ये सारा थिकनिंग है ना, देखो यहाँ पे तो बहुत कम थिकनिंग थी, यहाँ पे बहुत ज्यादा थिकनिंग है, ये ज्यादा थिकनिंग को ये मेंटेन करके रखता है प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन प्रमोट थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, मतलब इसमें तुम कल लिख देना कि ईस्ट्रोजन प्रमोट द थिकनिंग एंड प्रोजेस्टेरोन मेंटेन द थिकनिंग, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, अब कॉर्पस ल्यूटियम की लाइफ जो होती है ना, वो फिक्स्ड होती है कि वो सिर्फ और सिर्फ 14 दिन तक ही वैलिड है। वो किसी भी फीमेल में कितना ही बड़ा साइकिल हो, कॉर्पस ल्यूटियम 14 दिन से ज्यादा नहीं टिकता, ठीक है।
14 दिन उसकी लाइफ क्या है, 14 डेज ही है। वो 14 डेज के बाद क्या करेगा, डीजनरेट कर जाएगा। अब जैसे ही वो 14 डेज के बाद डीजनरेट करेगा, प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन दोनों के लेवल क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल खत्म, मतलब खत्म नहीं होंगे, कुछ ना कुछ लेवल बॉडी में मेंटेन रहता है, पर इसमें इसकी वजह से जो सारा प्रोजेस्टेरोन आ रहा था वो कम हो गया, खत्म हो गया ऑलमोस्ट। देखो बिल्कुल ही माइनर, बहुत ही माइनर लेवल्स हैं। ठीक है, ये तो जो थोड़े बहुत बच जाते हैं वही लेवल्स हैं। ठीक है, और ईस्ट्रोजन के लेवल भी है वो डिक्रीज हो गए। अब प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजन दोनों का सपोर्ट खत्म हो गया। ठीक है, तो क्या होगा कि स्पेशली प्रोजेस्टेरोन का सपोर्ट जो है वो खत्म हो गया, तो क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी। जो एंडोमेट्रियम थिकनिंग है ना वो शेड ऑफ होना शुरू हो जाएगी, है ना, वो एज अ ब्लीडिंग